हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो बेसिकली जो एवरग्रीन पब्लिकेशंस की एक बुक है जो कि आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स में क्लास 9th और 10th में पढ़ाई जाती है। विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ड्रामा है जूलियस सीजर। उस जूलियस सीजर की जो बुक है और उस बुक के जो एक्ट वाइज जिसको 5 एक्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक्ट के जितने भी सीन्स हैं और उस सीन्स के बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि क्लास 9th में जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, साथ ही साथ जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होता है उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं एक सीरीज लेकर आया हूं और एक नया सीरीज मैंने शुरू किया है। तो इस बुक के जूलियस सीजर के जितने भी क्वेश्चंस वर्क बुक में है, खासकर जो पब्लिकेशन का नाम मैं एक बार से दोबारा बता देता हूं, जो एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक है आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th में जूलियस सीजर का जो ड्रामा है उसके मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूं आपके लिए। और जैसा कि मैंने बोला ये एमसीक्यूज इंटरनल एग्जाम्स में 9th क्लास में भी पूछे जाते हैं और क्लास 10th में भी एमसीक्यूज आते हैं। तो उन्हीं एमसीक्यूज पर एक छोटा सा वीडियो है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और उसका मैं आपको मतलब बताऊंगा कि उसमें पूछा क्या गया और इसके साथ जो उनके 4 ऑप्शंस हैं और उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही है और क्यों आंसर सही है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको जहां जहां लगता है जिन स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, साथ साथ आपका कोई कमेंट या फीडबैक है इन वीडियोस के बारे में, तो मुझे अपना जो कमेंट या सुझाव है उसको मुझे मेरे साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है ये एक्ट 1 सीन 1 का जो एमसीक्यूज है बुक में दिए हुए हैं, बुक के पीछे दिए हुए हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज सीन 1 एंड ऑफ एक्ट 1 टेक प्लेस। जो सीन 1 एक्ट 1 का जो सीन 1 है जिसमें जब जूलियस सीजर अपने पॉम्पी की सेनाओं को हराकर वापस आया रोम में, तो उसके स्वागत के लिए, उसको वेलकम करने के लिए रोम की बहुत सारे जो पब्लिक है, जो खासकर आम पब्लिक है, वो कहां खड़ी हुई उसको स्वागत करने के लिए, उसी पर पहला क्वेश्चन है। वेयर डज सीन 1 ऑफ एक्ट 1 टेक प्लेस। ऑप्शन है अ स्ट्रीट इन रोम, इन अ गार्डन इन रोम, ऑन द बैटलफील्ड और ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर टाइबर। ये टाइबर रिवर के पास खड़े ये लोग बैटलफील्ड के मैदान में है, रोम के किसी गार्डन में है या रोम की गलियों में खड़े हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इन द स्ट्रीट ऑफ रोम। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज अ ट्रिब्यून। जो विलियम शेक्सपियर का जो ये ड्रामा है जूलियस सीजर में, इसमें एक ट्रिब्यून करके टर्म आया है। तो पूछा गया कि भाई ये ट्रिब्यून कौन है। उस प्ले में जो 2 ट्रिब्यून थे, फ्लेवियस और मॉरुलस, वो बेसिकली है कौन। और जो 4 ऑप्शन है वो नोबल मैन है, अ लीडर ऑफ पीपल है, अ मजिस्ट्रेट विद लीगल पावर्स है या फिर मैनुअल वर्कर्स। देखिए मैनुअल वर्कर्स तो वो नहीं है। मैनुअल वर्कर्स तो वो थे जो भीड़ रोम की आम जनता थी, जूलियस सीजर को वेलकम करने के लिए वहां खड़ी थी। अ मजिस्ट्रेट विद लीगल पावर, मजिस्ट्रेट जैसी कोई पोस्ट उन दिनों हुआ नहीं करती थी रोमन साम्राज्य में। नोबल मैन है या राज्य के दरबारी या राजा के परिवार से संबंध रखने वाले लोग नहीं। ट्रिब्यून बेसिकली लीडर्स होते थे जो उस जमाने में जनता की भलाई के लिए काम करते थे और जनता ही उनको चुनती थी। जैसे हम अपने लिए एमएलए और एमपी चुनते हैं, उसी तरीके के उन दिनों ट्रिब्यून एक पोस्ट हुआ करती थी। और जो ट्रिब्यून इस प्ले में है वो फ्लेवियस और मारुलस 2 ट्रिब्यून है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 ट्रिब्यून्स वर द फॉलोअर्स ऑफ। वो जो 2 ट्रिब्यून है जिनके मैंने नाम बताया, फ्लेवियस और मॉरुलस, सीन 1 में है, तो वो किसके समर्थक थे, यानी कि किसके फॉलोअर्स थे। ऑप्शन है जूलियस सीजर, पॉम्पी, कलपुर्निया या फिर कॉमन पीपल। देखिए जूलियस सीजर, वर्तमान में जूलियस सीजर वहां का रोम का डिक्टेटर था, उसके स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं। और रोम ये जो सीन जब ओपन होता है प्ले में, तो जूलियस सीजर बेसिकली पॉम्पी की सेना को हराकर वापस आ रहा है और वो एक प्रोसेशन में जा रहा है अपनी पत्नी और काफी लोगों के साथ। तो उसका स्वागत करने के वहां पर भीड़ खड़ी हुई है। 2 जो ट्रिब्यून थे, वो ट्रिब्यून बेसिकली पॉम्पी जो उनसे पहला जो लीडर था जूलियस सीजर से पहले, वो उसके समर्थक थे, उसके फॉलोअर्स थे। और वो इसीलिए इस बात पर गुस्सा कर रहे थे कि ये जो भीड़ इतना सारा अपना सारा काम छोड़कर जूलियस सीजर को वेलकम करने के लिए आखिर वहां पर क्यों खड़ी हुई है। तो जो 4 ऑप्शन में इसमें सही आंसर जो है वो दोनों ट्रिब्यून पॉम्पी के फॉलोअर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रेफर्ड टू एज एन आइडियल क्रीचर्स। वो जो दोनों ट्रिब्यून है
वो किनको आइडियल क्रीचर का मतलब जो बेकार और सुस्त प्राणी जिस करके टर्म हम यूज करते हैं, बेकार के लोग हैं, किसी काम के लोग नहीं है, वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वहां जो आम जनता थी उस दिन उन्होंने एक तरीके से हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था और अपने कोई भी अपनी शॉप पर या अपनी कोई भी काम धंधे की दुकान पर नहीं गया था और सभी लोग अपना काम छोड़कर वहां जूलियस सीजर को वेलकम करने के लिए खड़े थे। तो वो उनको डांट कर उनको आइडियल क्रीचर्स कहकर संबोधित करते हैं ये दोनों लोग। तो क्वेश्चन है हु इज रेफर्ड टू एज एन आइडियल क्रीचर्स, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ रोम। वो रोम के आम नागरिक हैं जो जूलियस सीजर को वेलकम करने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरली डिवाइस एलिट्रेशन इज व्हेन फ्लेवियस टेल्स द सिटीजन्स। देखिए एलिट्रेशन एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें किसी सेंटेंस में एक खासकर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। जो ए आई ओ यू जो 5 वॉवेल है उनके अलावा जो बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में है उनके साउंड का रिपीटिशन होता है कम से कम 2 बार। तो उसको हम एलिट्रेशन और हिंदी में उसको अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं। तो पूछ रहे जो 4 लाइन्स है इसमें आपको एलिट्रेशन का एग्जाम्पल कहां नजर आता है? सो यू डू टू वेयर यू परसीव देम थिक, इसमें तो कोई साउंड का रिपीटिशन नजर आता नहीं है। हैंस होम यू आइडल क्रीचर्स गेट यू होम, देखिए इसमें एच साउंड का रिपीटिशन साफ साफ नजर आता है। एच, इसमें भी एच है और इसमें लास्ट में भी एच है। तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हमें दिखाई पड़ता है 2 से ज्यादा बार। सो दिस ऑप्शन बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिट्रेशन। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। वाई आर दे कॉल्ड आइडियल क्रीचर्स? वो जो फ्लेवियस और मॉरुलस है उस भीड़ को आइडियल क्रीचर्स कहकर संबोधित क्यों करते हैं? वो उनको डांटकर भगा देते हैं कि भाई तुमने क्यों बिना किसी से पूछे छुट्टी डिक्लेयर कर ली है और तुम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हो और कोई भी अपने काम पर नहीं जा रहा है और सब लोग खड़े होकर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो उनको बोलता था। तो जो 4 ऑप्शन है वो ये है, दे आर सिटिंग विदाउट मूविंग, वहां शांति से बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं था। दे आर पनिंग ऑन आइडल एंड आइडल, ये दो होमोफोन्स हैं, क्या वो इनके बारे में बात कर रहे हैं? दे शुड बी वर्किंग एंड नॉट वेस्टिंग टाइम, वो इसीलिए उनको डांट कर कह रहा है कि तुमने अपना काम आज क्यों बंद कर रखा है। यू शुड बी एट वर्क एंड यू शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम इन वेलकमिंग जूलियस सीजर। और चौथा ऑप्शन है दे आर रिजॉइसिंग, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बहुत हैप्पी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, दे शुड बी वर्किंग एंड नॉट वेस्टिंग टाइम, इसीलिए वो उनको भीड़ को आइडल क्रीचर कहकर संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज बीइंग मैकेनिकल मीन? यहां पर जो वर्ड आया है मैकेनिकल, बीइंग मैकेनिकल, तो ये वर्ड जो है किसके लिए, किसको संबोधित करके वहां पर ये लिखा गया है? तो बीइंग मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? बीइंग मैकेनिकल का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी लोग हैं और खासकर जो मैनुअल वर्कर्स आप इस तरीके से समझ सकते हो जो मोस्टली जो हाथ से काम करते हैं, जैसे कारपेंटर है, कोई कॉबलर है, कोई सिलाई करने वाला है, कोई पेंटर है, कोई पेंट करने वाला है, या कोई मैकेनिक है किसी चीज का, तो उसको लिए ये टर्म यूज होता है। तो जो 4 ऑप्शंस हैं, विदाउट फीलिंग, ऑर्डिनरी मैनुअल वर्कर्स हैं, वो ट्रेडर्स, व्यापारी हैं, नहीं व्यापारी तो नहीं है। सिटीजन्स बिलोंगिंग टू अपर क्लास, वो अपर क्लास सिटीजन है रोम के, ऐसा भी नहीं है। तो मैकेनिकल, बीइंग मैकेनिकल वर्ड किनके लिए यूज किया गया है? उन ऑर्डिनरी लोगों के लिए, रोम की आम जनता के लिए जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो जैसे मैंने बताया वो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये वर्ड यहां पर यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द सेकंड सिटीजन? वहां पर भीड़ में 2 लोगों की भीड़ थी, उसमें मुख्यतः 2 लोगों को वहां पर एड्रेस किया गया है। उसमें एक तो कॉबलर है, दूसरा कारपेंटर है। तो पहला सिटीजन तो कारपेंटर है और दूसरा कॉबलर है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए कि भाई इसमें सेकंड सिटीजन कौन है इस प्ले में, इस वाले एक्ट में, कारपेंटर है, कॉबलर है, सोल्जर है या फिर वो आर्टिस्ट है। तो सही ऑप्शन इसका है वो कॉबलर, यानी कि मोची जूते सही करने वाला व्यक्ति है, जिसके बारे में यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल ऑफ पनिंग। वन एग्जाम्पल ऑफ पनिंग इज व्हेन द कॉबलर टेल्स मॉरुलस। देखिए पनिंग बेसिकली होता क्या? पनिंग एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें एक ही वर्ड को के 2 अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो वो जब कॉबलर मॉरुलस उस पर गुस्सा करता है और वो बोलता है कि देख सी आई एम द मेंडर ऑफ शूज एंड आई कैन मेंड यू, तो यहां पर आई कैन मेंड यू के 2 मतलब है। इसका मतलब ये कि अगर आप कहें तो मैं आपके शूज को भी रिपेयर कर सकता हूं, और अगर आप कहें तो आप चाहें तो मैं आपके दिमाग की भी रिपेयरिंग कर सकता हूं। तो पनिंग जैसा कि मैंने पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें एक वर्ड को इस तरह से यूज किया जाता है, इसके 2 अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो जो 4 ऑप्शन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ यू आई कैन मेंड यू, वाई सर अ कारपेंटर, ने आई बिसीच यू। बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। देखिए ना तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ना ही वो कारपेंटर है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये तीनों वर्ड इस रेफरेंस में फिट नहीं बैठते हैं। तो जो पनिंग का एग्जाम्पल इस लाइन में वो है आई कैन मेंड यू, मैं तुम्हें भी सुधार सकता हूं अगर तुम चाहो तो।
देखिए इस बात का रेफरेंस ये है कि जो दो वहां पर लोग खड़े थे, मारुलस और फ्लेवियस, वो जो ट्रिब्यून थे, वो गुस्सा इस बात के लिए नहीं हो रहे थे कि वहां पर वो भीड़ इकट्ठी कर रखी, वो सेलिब्रेट करने आए। उनको गुस्सा ये देखकर लगता था कि यही जो भीड़ है, यही जो सपोर्टर्स है और ये जो रोम के आम लोग हैं, द कॉमन पीपल ऑफ रोम, ये जो जूलियस सीजर से पहले का जो डिक्टेटर था रोम का, उसका नाम था पॉम्पी। तो पॉम्पी के जैसा भी व्यक्ति रहा होगा तो पहले वो पॉम्पी के समर्थक थे और पॉम्पी को बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत मान सम्मान करते थे। लेकिन जब पॉम्पी की हार हो गई युद्ध में और जूलियस सीजर डिक्टेटर बन गया चौथी बार, तब वो जो भीड़ का जो समर्थन था वो जूलियस सीजर को प्राप्त होने लग गया। तो इसी बात को गुस्सा होता था कि तुम जो हमारा जो शासक था, वो शासक नहीं, बेसिकली वो भी डिक्टेटर ही था, तो वो उसके एहसान, जो भी उसने एहसान किए, जो भी उसने रोम की जो भलाई के लिए काम किए, लोग उस बात को भूल गए और अब सारी की सारी भीड़ किसका समर्थक बन गई? जूलियस सीजर का समर्थक बन गई। इसी बात से वो गुस्सा कर रहा था और भीड़ को डांटते हुए कहता है कि तुम सब लोग अपने अपने काम पर वापस जाओ, यहां भीड़ इकट्ठी ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स रेफर टू? देखिए चैरियट व्हील्स वो रथ के पहिए हैं, ये बेसिकली रथ है वो जूलियस सीजर का है, जो वहां युद्ध के मैदान से विजय प्राप्त करने के बाद, पॉम्पी और उसकी सेनाओं को हराने के बाद जब वो रोम में वापस आया है। देखिए पुराने समय में क्या होता था, जब कोई सेना या कोई देश की सेनाएं किसी दूसरे देश में युद्ध करने जाती थी और वो युद्ध जीत जाती थी, तो कई बार वो वहां से बहुत कुछ खास लोगों को, जो या तो राजा या राजा के फैमिली के लोग या नोबल मैन या बहुत अमीर लोग होते थे या बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग होते थे, तो उनको एज ए कैप्टिव यानी कि बंधक के रूप में उनको वहां से पकड़कर ले आते थे और उन सभी को जेल में बंद करने से पहले या कोई पनिशमेंट देने से पहले पूरे शहर में वो एक जुलूस के रूप में उनको पूरे शहर में घुमाया जाता था, लोग उनको देखने आते थे। तो कैप्टिव बॉन्ड हिज चैरियट व्हील्स का जो मतलब है यहाँ पर, तो उसका 4 ऑप्शन दिए। हिज चैरियट व्हील, ये रथ के पहिए का तो को रेफर नहीं करता है। पीपल आउट देयर रिजॉइसिंग, ये भीड़ को भी रेफर नहीं कर रहा है जो वहां पर खड़ी हुई है। सिटीजन रनिंग आफ्टर द चैरियट, वो भीड़ जो उसके रथ के पीछे भाग रही है, उसको भी ये रेफर नहीं कर रहा है। ये बेसिकली कैप्टिव उन लोगों को बोला गया है जो युद्ध में हारे हुए जो राजा और उनके परिवार के लोग होते थे, खासकर प्रिंसेस और जो तमाम वीआईपी लोग हुआ करते थे राजा के परिवार से संबंधित, तो उनको बांधकर, उनके हाथ पैर बांधकर, रथों के पीछे बांधकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर इज रिटर्निंग टू रोम आफ्टर हैविंग डिफीटेड। ये हम पहले भी अभी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो जूलियस सीजर है वो किसकी सेनाओं को हराकर वापस आया है और जिसके स्वागत करने के लिए पूरी रोम की जनता वहां पर खड़ी हुई। और फॉरेन आर्मी तो नहीं है। इन्वेडर्स ऑफ रोम के इन्वेडर्स है, किसी ने रोम पर आक्रमण किया तो उनको हराया नहीं। द सन्स ऑफ हिज ओल्ड राइवल पॉम्पी, ये पॉम्पी और उसकी सेनाओं को हराकर जूलियस सीजर वापस आया था। ये उस समय का ये दृश्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द सन्स ऑफ हिज ओल्ड राइवल कहते हैं दुश्मन को। प्रतिद्वंदी का एक वर्ड है हिंदी में, वो भी यूज कर सकते हैं। पॉम्पी की सेनाओं को हराकर वापस आए थे। या म्यूटिनर्स विद्रोही कहते हैं, जैसे जूलियस सीजर किसी मतलब अब विद्रोहियों की सेनाओं को परास्त करने नहीं गए थे, वो पॉम्पी और उसकी सेनाओं को हराने के बाद जब वापस आए थे उस समय का ये दृश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मारुलस एड्रेसेस द सिटीजन्स बाय कॉलिंग देम। उसमें ये बड़ा क्लियर रेफरेंस आया है, उस प्ले में भी इसका आंसर दिया हुआ है कि मारुलस उस भीड़ को क्या कहकर संबोधित करता है, उस भीड़ को क्या बोलता है, क्या उनके लिए विशेषण यूज करता है। टॉवर्स, विंडोज एंड चिमनी टॉप्स, ये शब्द भीड़ के लिए तो इस्तेमाल होते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। ब्लॉक्स, स्टोन्स एंड वर्सलेस सेंसलेस थिंग, वो उनको मूर्ख और क्या कहते हैं पत्थर दिल और बहुत ही बुरे टाइप के व्यक्ति कहकर, और ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरीके से सेंसलेस हैं, वो पुराने अपने जो पॉम्पी है उसके एहसानों को भूल गए थे, ऐसे एहसान फरामोश लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी है। तो वो ऐसा कहकर जो वर्ड्स यूज करता है वो इन सिटीजन के लिए 3 वर्ड्स यूज करता है जो ऑप्शन बी में लिखे गए, ब्लॉक्स, स्टोन्स एंड वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का बी है। इन्फेंट, चैरियट व्हील, सेंसलेस थिंग्स, ये ऑप्शन सही नहीं बैठता है क्योंकि वहां पर इन्फेंट नाम का कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। ब्लॉक्स, वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, ये भी 3 शब्द उन लोगों के लिए यूज नहीं किए गए। तो इसका सही आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 14 का वो ब्लॉक्स यानी कि मूर्ख, स्टोन पत्थर दिल लोग, और वो ऐसे लोग जिनके अंदर सेंसेस यानी कि किसी तरीके का सिंपैथी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 15, फॉर हुम हैड दीज सेम पीपल वेटेड फॉर इन द ईयर्स गॉन बाय। कह रहा है यही भीड़ कुछ साल पहले तक किसका इस तरीके बेसब्री से इंतजार करती थी, किसके स्वागत में सड़क के दोनों ओर मालाएं लिए, फूल माला लिए और स्वागत बैनर लिए तैयार खड़ी रहती थी। तो यहां पर किसको रेफर किया गया? ठीक है, जूलियस सीजर तो अभी प्रेजेंट टाइम में उनका ही अभी प्रोसेशन चल रहा है, उन्हीं का स्वागत करने के लिए भीड़ खड़ी है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो फिट नहीं बैठता है। फ्लेवियस और मॉरलस दोनों ट्रिब्यून है, वो तो वहां पर भीड़ को खड़े होकर डांट रहे हैं। डी ऑप्शन है ट्रेड्समैन, व्यापारियों के बारे में बात की गई है, व्यापारियों के बारे में बात नहीं की गई। ये किसको रेफर किया गया? ये पॉम्पी को रेफर किया गया था। इसको हम अभी इस वीडियो में ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्लेवियस और मॉरलस वो इसी बात से गुस्सा कर रहे थे कि ये जो भीड़ है अपने पहले का जो डिक्टेटर था पॉम्पी, उसको पूरी तरीके से भूल चुकी है, इसीलिए वो इस बात पर गुस्सा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन सिटीजन्स आर टू वेलकम सीजर बाई। जो लोग वहां पर खड़े हुए हैं तो सीजर का वेलकम किस तरह, क्या उन्होंने अपनी क्या तैयारियां कर रखी, व्हाट आर द प्रिपरेशन दैट दे हैव मेड इन ऑर्डर टू वेलकम जूलियस सीजर। क्या क्या उन्होंने तैयारी कर रखी है? पहला ऑप्शन है शाउटिंग आउट हिज नेम अलाउड एंड थ्रोइंग देयर कैप्स इन द एयर। क्या वो उनका नाम लेकर वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, भीड़ उनको जिंदाबाद के नारे लगा रही है और वो अपनी कैप्स को हवा में उछाल रहे हैं, क्या ऐसा है? दूसरा ऑप्शन है टेकिंग हॉलीडे ड्रेसिंग अप एंड स्कैटरिंग फ्लावर्स बिफोर देयर पासिंग चैरियट। उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और सबसे अच्छे अपने कपड़े पहनकर आए हैं और फूल मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए आए हैं कि जिस रास्तों से उसका जो विजयी रथ निकलेगा वो वहां पर उसका खड़े होकर स्वागत करेंगे। गोइंग अबाउट देयर वर्क एज वेल, वो अपने काम पर जाने के लिए वहां से निकले हुए हैं। और टेकिंग स्ट्रोल अलोंग द रिवर टाइबर, वो रिवर टाइबर के किनारे टहलने आए हैं। तो उसका जो सही ऑप्शन है, जैसा कि इसमें टिक भी किया हुआ है, दे हैव टेकन अ हॉलीडे एंड दे हैव ड्रेस्ड अप एंड दे आर स्कैटरिंग फ्लावर्स बिफोर द पासिंग चैरियट ऑफ जूलियस सीजर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑर्डर टू इंटरमिट द प्लेग द कॉमनर्स आर इंस्ट्रक्टेड। फ्लेवियस और मॉरलस उस भीड़ को डांट कर कहते हैं कि जो तुमने किया है इट इज काइंड ऑफ एन इनग्रेटिट्यूड, यू हैव फॉरगेटन योर ओल्ड डिक्टेटर पॉम्पी एंड यू हैव कम हियर in order to welcome Julius Caesar. This is an act which should be actually regretted by all you. तुम जो कर रहे हो तुम्हें इस बात का अफसोस होना चाहिए, तो तुम इस बात के लिए जो तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए उसको तुम कैसे अपना पूरा कर पाओगे? तो 4 ऑप्शन दिए हैं कि उसको भीड़ को क्या बोलता है, क्या करने के लिए बोलता है। रन बैक टू देयर होम्स, अपने घर वापस जाने के लिए बोलता है। जंप इनटू द रिवर, कहता है नदी में कूद कर मर जाओ। रन बैक होम एंड प्रे टू गॉड्स, और वीप टीयर्स इन रेपेटेंस इनटू द रिवर, कि नदी के किनारे जाओ वहां बैठकर रो। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन प्ले में भी लाइन बिल्कुल क्लियर बताई गई है। वो भीड़ से ये कहता है कि भीड़ अपनी सभी यहां से अपने अपने घर जाए और अपने आपको कमरों में बंद करे और अपने अपने भगवान से प्रार्थना करे और उनसे कहे कि जो उन्होंने ये गलती की है, पॉम्पी को जिस तरह उन्होंने भुला दिया है, उसके लिए अपने भगवान के सामने बैठ के माफी मांगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। Next question, an example of literary device hyperbole is when Flavius tells the commoners to go to the Tiber and cry tears of repentance still. देखा hyperbole लिखा hyperbole जाता है, पढ़ा hyperbole जाता है, जो एक पोइटिक डिवाइस है जिसका हिंदी में मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो hyperbole होता है क्या, जब किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर इस तरीके से पेश किया जाता है या लिखा जाता है दैट इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, कि वो चीज हमें असंभव सी लगने लगती है या ऐसा लगता है कि भाई ये ह्यूमनली ये चीज पॉसिबल नहीं मालूम पड़ती है। तो वो हाइपरबोली का एक एग्जाम्पल होता है जो कि बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है। तो जब फ्लेवियस भीड़ को डांटते हुए बोलता है और कहता है कि तुम सब लोग जाओ और टाइबर जो नदी है वहां पर किनारे बैठो और अपने वहां पर बैठकर अपने पश्चाताप के आंसू बहाओ, और इतने आंसू बहाओ कि उससे क्या इफेक्ट पड़ जाए। उसका जो 4 ऑप्शन दिए, द लोएस्ट स्ट्रीम राइजेस टू द टॉप ऑफ द बैंक, द रिवर राइजेस विद देयर टीयर्स एंड कॉजेस फ्लड्स, दे हैव नो मोर टीयर्स टू शेड एंड दे आर एग्जॉस्टेड विद क्राइंग। तो ये पहले के 3 ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरबोली का एग्जाम्पल, दे आर एग्जॉस्टेड विद क्राइंग, वो रो रो कर थक चुके हैं, ये तो कोई रिजेम्बलेंस बनता नहीं है। दे हैव नो मोर टीयर्स टू शेड, उनके रो रो के आंसू सूख चुके हैं, ये भी कोई हाइपरबोली का एग्जाम्पल नहीं लगता। द रिवर राइजेस विद देयर टीयर्स एंड कॉजेस फ्लड, कि रिवर
में इतना पानी बढ़ जाए कि उससे सब जगह बाढ़ आ जाए। और ऑप्शन ये कहता है लोएस्ट स्ट्रीम राइजेस टू द टॉप ऑफ द बैंक, तो नदी का जो निचला किनारा यानी कि जहां पर पानी सबसे कम है, तो वहां जाकर सब लोग जाओ और इतना रो रो के आंसुओं से इतना पानी भर जाए कि वो नदी बिल्कुल ना ऊपर तक उफनाती हुई बहना शुरू कर दे। तो हाइपरबोलिक एग्जाम्पल साफ साफ नजर आता है, क्योंकि हाइपरबोली में जैसा कि मैंने बोला किसी बात को बहुत ही ओवर स्टेट कर दिया जाता है जो कि हमें असंभव से मालूम पड़ता है। तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आप नदी के किनारे जाकर इतना रोइए कि आपके आंसुओं से वो नदी जो है बिल्कुल ओवरफ्लो होने लग जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर मार्वलस एंड फ्लेवियस हैव शाउटेड एट द कॉमन पीपल, जब वो मार्वलस और फ्लेवियस सब दोनों लोग मिलकर उस भीड़ पर चिल्लाते हैं तो भीड़ का फिर क्या रिएक्शन होता है, भीड़ बाद में करती क्या है। इग्नोर द टू ट्राइब्यून्स, उन ट्राइब्यून्स को इग्नोर कर देती है। इंसिस्ट ऑन स्टेइंग बैक, वो जिद करती है कि नहीं वो वहीं पर खड़ेंगे, वहां से कहीं नहीं जाएंगे। गो अवे विदाउट सेइंग एनीथिंग, वो भीड़ वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे चली जाती है। एंड रेस स्लोगन्स अगेंस्ट, भीड़ उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगती है। इसका ऑप्शन है सी, भीड़ चुपचाप वहां से उनको कुछ भी कहे हुए बिना चली जाती है, क्योंकि भीड़ में शायद इतनी पावर नहीं थी या इतना वो नहीं था कि वो उन लोगों को अपोज कर सकें, क्योंकि वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। तो भीड़ ने उनसे उलझना ठीक नहीं समझा और भीड़ चुपचाप वहां से चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द सीजर्स ट्रॉफीज रेफर्स टू, सीजर की जो ट्रॉफीज है वो क्या चीजें हैं जहां पर इसके बारे में बात की गई। वो फ्लैग्स हैं, गार्डन्स है, लॉरियल क्राउन्स है। लॉरियल क्राउन्स जैसे सर में एक सर्कुलर फ्लावर का बैंड किसी को सम्मान देने के लिए पहनाया जाता है। फूल मालाएं हैं, फ्लैग्स हैं, या फिर केवल फ्लैग्स हैं, फ्लावर्स एंड बुके हैं, रिबन्स एंड नेकलेस है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैग्स, गार्लैंड्स एंड लॉरियल क्राउन्स। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डज फ्लेवियस इंस्ट्रक्ट मार्वलस टू डू। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक इंसिडेंट है कि जब वो भीड़ वहां से चली जाती है तो जो फ्लेवियस है मार्वलस को क्या कहने के लिए बोलता है। देखिए जहां पर ये भीड़ खड़ी थी तो रोम में उस समय के ऐसा कुछ कहते हैं कि ट्रेडिशन हुआ करता था कि जो वहां के महान सेनानी हुआ करते थे या जनरल्स हुआ करते थे, उनकी मूर्तियां पत्थर की या किसी भी चीज की गलियों या चौराहों पर लगाई जाती थी और वो डेकोरेट की जाती थी। तो बेसिकली क्या है कि जब सीजर का स्वागत करने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठी है तो उस रास्तों पर जहां जहां सीजर की मूर्तियां लगी हुई हैं, चाहे वो पत्थर की हो या किसी भी चीज की बनी हो, तो उनको डेकोरेट किया गया था। फ्लैग्स लगे हुए हैं, गार्लैंड पड़ी हुई है और कई तरीकों से बैनर वगैरह से गलियों को काफी सजाया हुआ है। तो फ्लेवियस जब भीड़ चली जाती है मार्वलस को बोलता है कि जितनी भी ये डेकोरेशन है, खासकर सीजर की मूर्तियों को जिस तरह से सजाया गया, गले में मालाएं पड़ी, उनको सबको उठा के यहां उखाड़ कर फेंक दो, ये बोलता है। ये प्ले में भी ये बताया गया है। तो जो चार ऑप्शन है, काउंट द स्टेच्यूज ऑफ सीजर इन सिटी, वो बोलता है कि सीजर की कितनी मूर्तियां शहर में काउंट करो। रिमूव ऑल द डेकोरेशन फ्रॉम सीजर स्टेच्यू, सीजर की स्टेच्यू में जितना भी तरीके का डेकोरेशन है, चाहे वो फूल मालाएं हो, ठीक है, फ्लैग्स हो या फिर कुछ और चीजों, सबको उखाड़ कर फेंक दो। ब्रेक सीजर स्टेच्यू, सीजर की मूर्तियां तोड़ दो, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। गो एंड बाउ बिफोर सीजर स्टेच्यू, जाओ और सीजर की मूर्ति के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाओ। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, रिमूव ऑल द डेकोरेशन फ्रॉम सीजर स्टेच्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कैपिटल। ये कैपिटल वर्ड आया है बुक में भी, इसका काफी एक्सप्लेनेशन दिया है शुरुआत में, अगर आपने बुक पढ़ी होगी मेन। तो ये कैपिटल बेसिकली है क्या, देखो कैपिटल एक टेम्पल है जो जुपिटर देवता, जैसे हमारे बृहस्पति देवता बोले जाते हैं, ऐसे रोमन माइथोलॉजी में जुपिटर को देवता माना जाता है। तो वो उनका टेम्पल है जो कि एक पहाड़ी पर सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन आप याद करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। तो जो कैपिटल है वो क्या है, जो ऑप्शन दिए वो मैं पढ़ देता हूं। द मेन सिटी ऑफ रोम, रोम का शहर है, नहीं है। एंड बिजी एरिया इन द सेंटर ऑफ द सिटी, शहर का कोई बिजी एरिया है। नेम ऑफ द रिवर है, नदी का नाम नहीं है। यहाँ पर इसमें प्ले में सिर्फ एक ही नदी का नाम अभी तक आया है जो कि टाइबर नदी है। तो बेसिकली ये जुपिटर को समर्पित एक मंदिर है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। व्हाट इज सीजर कंपेयर टू, इसमें तो बिल्कुल ये क्लियर वहां पर इसका डिस्क्राइब किया गया है, काफी लंबा चौड़ा ये एक्सप्लेनेशन भी वहां दिया गया। सीजर को किससे कंपेयर किया गया, तो चार ऑप्शन, चार एनिमल्स के नाम दिए हैं। लायन है, फॉल्कन है, रेवन एंड डव। इसका सही ऑप्शन है फॉल्कन, उसको एक बाज से कंपेयर किया गया जूलियस सीजर को इस प्ले में। क्वेश्चन नंबर 24 ये, व्हाट डज ग्रोइंग फेदर रेफर टू। देखिए ग्रोइंग फेदर्स का यहां पर मतलब ये है कि जो सीजर था उसकी जो पॉपुलैरिटी थी और एम्बिशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी।
तो ये ठीक इसी तरीके से जब किसी पक्षी के पंख बढ़ जाते हैं तो वो बहुत ऊंचाइयों पर उड़ने लगता है। तो कहने का मतलब वो इनडायरेक्टली वो इस बात को रेफर कर रहा है कि वो जो उस जूलियस सीजर की तुलना उस बाज से कर रहा है जिसके पंख अब बहुत बड़े हो गए हैं और बहुत ऊंचाई पर वो उड़ने लग गया है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं, द डेकोरेटेड स्टैच्यू ऑफ सीजर हैविंग हिज ग्रोइंग पॉपुलरिटी एंड एम्बिशन। तो ये जो ग्रोइंग फेदर किस बात को रेफर करता है? ग्रोइंग फेदर इस बात को रेफर कर रहा है कि जिस तरह से फाल्कन पक्षी के जब पर बढ़ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो काफी ऊंचाई पर उड़ने लगता है, उसी तरह लगता है कि जूलियस सीजर की जो पॉपुलरिटी है और एम्बिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? व्हाट डज शेक्सपियर डू थ्रू फ्लेवियस एंड मॉरलस? विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर, इन्होंने जो कैरेक्टर हैं ये इनके प्ले में फ्लेवियस और मॉरलस, उनके थ्रू ये क्या बताना चाहते हैं, किस बात को इंडिकेट करना चाहते हैं? 4 ऑप्शन है। यूज देम एज 2 मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले। क्या वो इस कहानी के इस पूरे प्ले के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं? जी मेन कैरेक्टर्स तो नहीं है, खैर मेन कैरेक्टर तो इसमें ब्रूटस है, मेन कैरेक्टर इसमें मार्क एंटनी है और दूसरे जो मेन कैरेक्टर है जो जूलियस सीजर जिनके ऊपर ये प्ले बेस्ड है वही इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा कैलपुर्निया और पोर्शिया भी मेन कैरेक्टर्स हैं। शो देयर इंपॉर्टेंस फॉर रोम, वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति रोम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो ट्रिब्यून होते थे उस रोमन एम्पायर में, वो बेसिकली जनता के प्रतिनिधि होते थे। दे यूज्ड टू वर्क फॉर द पीपल, और उनको जैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और जैसे गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग होते हैं, उसी तरीके से इनकी ये 2 पोस्ट हुआ करती। तो ये कहीं ना कहीं दिखाने के लिए जूलियस सीजर ने इन 2 कैरेक्टर्स को अपने प्ले में डाला है, ये दिखाने के लिए कि उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो रोम और रोम की जनता के लिए क्या हुआ करती थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द 2 ट्रिब्यून्स? दो ट्रिब्यून है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? दे हैव द लीगल पावर्स, बिल्कुल उनके पास लीगल पावर्स होती थी क्योंकि वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उनका सिलेक्शन होता था, तो लीगल पावर्स तो उनके पास होती ही थी। दे बिलीव इन मोनार्किस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या वो मोनार्की में बिलीव करते थे? मोनार्की बेसिकली एक राजा के शासन को मोनार्की कहते हैं। उन दिनों रोमन साम्राज्य में मोनार्की नहीं हुआ करती थी बल्कि डेमोक्रेटिक कंट्री था, रिपब्लिक कंट्री था। तो ये ऑप्शन इसको अभी हम वापस आकर डिस्कस करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, दे आर अक्यूजिंग द कॉमनर्स ऑफ प्रेजिंग सीजर, क्या वो जो लोग वहां पर भीड़ खड़ी है और उसको वो ब्लेम करते हैं कि वो जूलियस सीजर की प्रशंसा कर रहे हैं। दे आर स्पीकिंग विद द कॉबलर एंड कारपेंटर, वो कॉबलर और कारपेंटर से बात कर रहे हैं। तो ए, सी और डी ऑप्शन तो ठीक है इन तीनों के, इनके बारे में, ट्रिब्यून्स के बारे में। और जो बी ऑप्शन है, दे बिलीव इन अ मोनार्किस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वो मोनार्की में विश्वास नहीं रखने वाले लोग हैं, ये बात सही मालूम पड़ती है। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का बी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन है कि वो मोनार्की में नहीं बल्कि डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग थे, इसलिए ऑप्शन 26 का बी है। 27 का जो ऑप्शन है, मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूं। इसका ऑप्शन, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इवेंट्स दिए हैं, उनको सही क्रम में इनको आपको अरेंज करना है। तो उसका जो ऑप्शन है वो ए है, 4, 3, 1, 2। पहले 4 नंबर पे, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। इस तरीके से ये जो जूलियस सीजर का जो प्ले है उसका जो एक्ट 1 सीन 1 का जो एमसीक्यूज है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा आपको, इस बारे में अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।